Hello everyone. So I am again welcoming you all in our YouTube channel ZChem Classes. तो क्लास 12 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तथा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है। देखो, हमने कूलम लॉ पढ़ा था। कूलम लॉ में क्या बताया गया था कि दो चार्जेज हैं हमारे पास, Q1 Q2 है ना। उन दोनों चार्जेस के बीच में अगर वो किसी डिस्टेंस r से सेपरेटेड हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाता है। अब ये तो हमने मान लिया, चलो ठीक है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि वो चार्ज, जैसे यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, अकेला चार्ज है, हम दूसरा चार्ज लेके आए, दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे रखा, हमने अब इस चार्ज को कैसे पता पड़ गया कि ये चार्ज यहाँ पे आ गया और इसने इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, है ना। मतलब सडनली जैसे ही हम चार्ज लेके आए थे दूसरा वाला, वो तुरंत ही इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। ये चीज इस चार्ज को कैसे पता पड़ी, है ना। तो यही चीज जो है, एक साइंटिस्ट है माइकल फेराडे ने इसी क्वेश्चन का आंसर किया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करा के हम इस चीज को समझ सके कि कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है, अगर हम उसके नियर बाय में कोई अलग चार्ज लेके आए तो उस पर सडन फोर्स कैसे अप्लाई हो जाता है, कूलम फोर्स कैसे लग जाता है, तो उस चीज को यहाँ पे हम समझ सकते हैं। देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से क्या मान के चलिए, कोई चार्ज है ना, जैसे मैं हूं, तो मैं अपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा, एक इनविजिबल ऑरा प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, जिसमें अगर कोई दूसरा इंसान मेरे जैसा, है ना, मेरे जैसा कोई और इंसान आएगा तो वो जैसे ही मेरे ऑरा में आएगा या मेरे फील्ड में आएगा, बेसिकली मेरे चारों ओर एक ऐसा इनविजिबल ऑरा प्रोड्यूस हो जाएगा जिसमें कोई दूसरा इंसान आएगा तो मुझे अचानक से उसके बारे में पता पड़ जाएगा, है ना, कि हाँ, मेरे जैसा इंसान कोई मेरे फील्ड में, मेरे ऑरा में, मेरे चारों ओर किसी जगह पे आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं। कोई चार्ज है, उस चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, वह रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज हम डालें, दूसरा चार्ज हम रखें, तो वो जो दूसरा चार्ज है वो इस पहले चार्ज का इन्फ्लुएंस फील करे, है ना। इस चार्ज का क्या करे, इन्फ्लुएंस, इस चार्ज को फील कर सके कि हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज है जिसकी जगह में मैं घुस चुका हूं। जैसे क्या है कि कुछ, है ना, ऐसे इंसान होते हैं जिनका कुछ पॉजिटिव ऑरा होता है, मतलब जिनकी प्रेजेंस से जो बाकी सारे लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा सुनने को बहुत अच्छा ऐसा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत हैप्पी फील होता है। जैसे अभी हम प्रेमानंद जी की बात करें, प्रेमानंद महाराज मथुरा वाले, वो क्या है, वो जहाँ भी जाते हैं उनका एक, मतलब एक ऐसी एनर्जी उनके चारों ओर रहती है जिससे कि कोई दूसरा इंसान वहां पे मौजूद है तो वो उसको, मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुखदायी फील होता है। तो ऐसे ही चार्ज के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे। एक क्या है कि ये एक चार्ज है यहाँ पे, है ना, ये एक चार्ज है। इस चार्ज के चारों ओर क्या है, इसने एक अपना फील्ड बना लिया, एक अपना ऐसा एरिया बना लिया कि भाई अपना रुतबा बना लिया कि ये मेरा फील्ड है ना, ये मेरा फील्ड है। मेरे फील्ड में कोई आएगा तो वो मुझसे परमिशन लेके आएगा, मैं उससे, मेरी बिना परमिशन के नहीं आएगा। मतलब इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये चार्ज था, इसने अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड बना लिया। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में एंटर करेगा तो ये, इसको तुरंत पता पड़ जाएगा कि कोई दूसरा मेरे जैसा प्रॉपर्टी रखने वाला चार्ज आ गया है। अगर वो इसको अच्छा नहीं लगा, है ना, अगर वो इसका कंपटीशन बढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो उसको अपने से दूर भगाने की कोशिश करेगा, मतलब उस पर फोर्स लगा के उसको भगा देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा चार्ज आ गया जिसको ये प्यार करता है, मतलब जिसकी प्रेजेंस से क्या है कि वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे नेगेटिव चार्ज है, दोनों प्लस और नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी
within which its influence can be experienced by other charge body is called electric field। मतलब कि कोई चार्ज के चारों ओर का वह रीजन, वह एरिया, वह वॉल्यूम जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर हम आए, दूसरा चार्ज अगर हम उसमें लेके आए, तो वो दूसरा चार्ज इस चार्ज के फील्ड चार्ज से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, है ना। इस चार्ज को क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो उस फील्ड को, उस एरिया को, उस इमेजिनरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी चीज है, ठीक है। मतलब अगर आप सोचें कि हमको ये रियल में देखने को मिले, वैसा नहीं होगा, ये इमेजिनरी है, हमारे इमेजिनेशन है, ठीक है, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। सिमिलरली अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि सपोज ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी वजह से चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैं इसके फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है, एक ऐसा चार्ज जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है, मतलब टेंडिंग टू जीरो है। क्यू नॉट अगर हमने लिया, टेस्ट चार्ज है हमारे पास, ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड लगभग न के बराबर है ना, जीरो, लगभग जीरो है, लेकिन और उसका क्या है, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके चारों ओर, है ना। अब लेकिन इस चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो वो इस तरीके से आएगा, है ना, इसके चारों ओर इस तरीके से। अब मैं इस चार्ज को लेके आया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मैं डिवाइड कर दूं इस चार्ज की वैल्यू से, जो टेस्ट चार्ज है, तो जो मेरे पास क्वांटिटी निकल के आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं, जो फोर्स था, फोर्स ऑन द चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज, ये अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, तो एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ पे मैंने लिमिट लिया हुआ है, जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट क्या है, लगभग जीरो है, लगभग जीरो, टेंडिंग टू जीरो, मतलब लगभग जीरो है, जीरो नहीं है, लगभग जीरो, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया। अगर मैं इस लिमिट को हटा दूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ से मैं एक नया फॉर्मूला, फोर्स को, जैसे हमने कूलम फोर्स पढ़ा था ना, कूलम फोर्स पढ़ा था हमने, दो चार्जेज हैं Q1 Q2, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या था, 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वहाँ पे दो चार्ज नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक चार्ज की वजह से, तो वहाँ पे फोर्स अगर निकालना हुआ तो हम इस फॉर्मूले का यूज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये कुछ मतलब क्या चीज़ हमको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने लिखा ना पीछे एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो ई है वो ई भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज रेडियली आउटवर्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इससे जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इससे रेडियली आउटवर्ड होगी। रेडियली आउटवर्ड मतलब इसके सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्शन है इसकी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन फॉर अ नेगेटिव सोर्स चार्ज। अगर आपके पास चार्ज नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली इसके इनवर्ड होगी। रेडियली इनवर्ड मतलब इसके अंदर, सेंटर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, एफ बाई क्यू, वो एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन, और क्यू की यूनिट क्या है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई। और साथ में इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL t-2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, मतलब A/T। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायमेंशन क्या बनती है, ये mL t-3 डिवाइडेड बाई A माइनस क्या आएगा, A माइनस। तो ये आप यहाँ से ये चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट सम डिस्टेंस r से। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस r लिया हुआ है। तो हमने क्या किया, कंसीडर अ सोर्स पॉइंट चार्ज प्लस क्यूब प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका, अगर मैं 2D में इसको बना रहा हूँ तो ये मेरा ओरिजिन है ना, ओ, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, क्या है, एक चार्ज रखा हुआ कैपिटल क्यू। ठीक है, इस चार्ज से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पी। सपोज ये कोई पॉइंट पी है ना, इस पॉइंट पे हमको, और इससे ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर है। इस चार्ज से एक डिस्टेंस आर पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमको इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया। लेट्स प्लेस अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 एग्जैक्टली एट पॉइंट पी। हमने क्या किया, हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए। टेस्ट चार्ज मतलब वही चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो लगभग ना के बराबर होगा, वो हम लेके आए और हमने इस पॉइंट पी पे प्लेस किया। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे लेके आए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए E इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स एट फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, है ना, F Q0, Q निकाल लिया हमने, क्या आएगा 1/4πε0 Q0 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है उसका r स्क्वायर। हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं अभी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं क्या होती है, E इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई Q0। एफ की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 Q0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो टेस्ट चार्ज है Q0। अब देखो इस Q0 से ये Q0 हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा 1/4πε0। जिस चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो चार्ज डिवाइडेड बाई जिस डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस स्क्वायर। देखो ये कूलम फोर्स के जैसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, जो दूसरा चार्ज है Q0 वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्या है यहाँ से अगर हम नेक्स्ट लिखें तो हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, डायरेक्शन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं अभी, E इक्वल्स टू 1/4πε0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हुआ किसी पॉइंट पे तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ से, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ ई वर्सेस आर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको, उसका जो वेरिएशन है वो हमको आर के रिस्पेक्ट में बताना है। मतलब डिस्टेंस, पास की डिस्टेंस पे क्या होगा, दूर की डिस्टेंस पे क्या होगा, ई किस तरीके से वेरी करेगा, वो चीज़ हमको यहाँ पे बतानी है। दूसरा हमको बताना है ई वर्सेस 1/r² आई फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब कोई सिस्टम है, ठीक है, सबसे पहले कोई चार्ज है हमारे पास कैपिटल Q,
उसकी वजह से किसी डिस्टेंस r पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हुआ तो वो क्या होता है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ क्या है, 1/4πε0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे E पे R की डिपेंडेंसी चेक करनी हुई। देखो ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, किसी चार्ज Q के लिए ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, क्या चेंज कर रहा है, R, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/r²। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो ये अगर मैं इसका वेरिएशन देखूंगा ना, वेरिएशन अगर मुझे इसका देखना हुआ तो देखिए ये ओरिजिन है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ टाइम के लिए, देखो ई मुझे इस एक्सेस पे लेना है, ठीक है, और आर मुझे इस एक्सेस पे लेना है। तो अगर मैं इसको वाई मान लूँ और इसको मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बराबर कर दूँ तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, x² y = 1। ठीक है, या फिर मैं इसको और अगर इसी तरीके से लिखूँ, इसी तरीके से, तो y = 1/x²। मतलब यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना, ये वाली क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगी तो ई मेरा क्या हो जाएगा, छोटे होता जाएगा। ई मेरा क्या होते जाएगा, छोटे होते जाएगा। मतलब इसका जो वेरिएशन है वो क्या है, इस तरीके से। सपोज r = 0 पे, r = 0 होगा तो मेरा ई हो जाएगा इन्फिनिटी। एट r = 0 ई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, एट r = 1 ई क्या हो जाएगा, ई ई हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, सपोज अगर मेरा ये कांस्टेंट सारे मैंने 1 लिया हुआ है तो इसको मैंने 1 मान लिया। एट r = इन्फिनिटी जब होगा तो मुझे ई निकालना है, तो वो मेरा इन्फिनिटी पे r जब इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, 0। तो वही वेरिएशन मुझको यहाँ पे देखना है। देखो जब r 0 था तो मेरा ई क्या था, इन्फिनिटी, मतलब ये हो रहा था। अब जैसे जैसे इन्फिनिटी से r मेरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, r ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, इन्फिनिटी से कम होती आ रही है। r = 1 पे, सपोज ये मेरा 1 है, r = 1 पे मेरा ई क्या हो गया, 1 हो गया। सपोज ये मेरा 1 है, r = 1 पे ई कब 0 होगा, जब r इन्फिनिटी पे चला जाएगा। जब ये r इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा तब मेरा ई क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम इसका वेरिएशन देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ई वर्सेस आर, हमने यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया, ई वर्सेस आर। ये क्या है, ई वर्सेस आर। अब हमको प्लॉट करना हुआ ई वर्सेस 1/r²। अब हमको क्या क्या प्लॉट करना है, ई वर्सेस 1/r²। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब मैं क्या करूँ, इसको y मान लूँ और इसको x मान लूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। और ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ kx, मतलब अगर मेरे पास एक k कोई कांस्टेंट है तो ये किस चीज़ की इक्वेशन बन गई, लाइन की। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, लाइन। यहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं। देखो जब मेरा x1 था, x1 r मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/r²। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ e। जब मेरा 1/r² 0 होगा तो मेरा e भी क्या होगा, 0। मतलब मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करने वाला है, यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, एक लाइन मुझको मिलेगी जिसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आप इस तरीके से आंसर समझ सकते हैं। हमने ये ग्राफ भी प्लॉट किया और ये ग्राफ भी प्लॉट किया किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई एट अ डिस्टेंस r। इफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज डबल, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ किसी डिस्टेंस r पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस r को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कितना कर दिया, जो पहले की डिस्टेंस थी उसका डबल कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो जाएगा, हमको ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, या यहाँ पे लिखो वी नो। क्या हम क्या जानते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। अगर कोई डिस्टेंस आर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट चार्ज अगर वो कैपिटल क्यूब है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो ये और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है तो हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, r है। अब यहाँ पे इफ r चेंज हो गई 2r, मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई 2r हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई 2r, मतलब जो पहले की डिस्टेंस थी उसका डबल हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई डैश, वो क्या आएगा, वो तो 1/r स्क्वायर होता है जो डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस क्या है 2r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ई डिवाइडेड बाई ई डैश। और देखो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, जो कांस्टेंट आएगा वो इसमें भी सेम आएगा और यहाँ पे भी सेम आएगा, तो वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, 1/r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस 1/2r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/r स्क्वायर ये आ गया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 दूने 4r स्क्वायर, और ये नीचे r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो e डिवाइडेड बाई ई डैश कितना आया 4। अब यहाँ से अगर आप ई डैश निकालना हुआ तो ई डैश निकालेंगे तो ई डैश इधर आ गया और 4 इधर आ गया, तो e डिवाइडेड बाई 4। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। तो आपको क्या मिला, क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज्ड बाय 1/4 टाइम्स टू द इनिशियल फील्ड। जब पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था उसका उसका कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, जो हम यहाँ से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने पीछे भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी को, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, हमने उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है ना, जैसे आपने पढ़ा भी होगा। ये हमारे पास मान लो मैंने 2D डायग्राम बनाया, ठीक है, मैंने क्या बनाया 2D डायग्राम। अब इस 2D डायग्राम में मेरे पास सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो ये वाला एंगल है वो है थीटा। अब इस वेक्टर को मुझे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, मतलब अगर मैं इस कंपोनेंट को क्या करूं, एक इसमें डिवाइड कर दूं और एक इसमें डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे वापस से यही अगर वेक्टर मिल रहा है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये 2D के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया उसको हम बोलेंगे ई एक्स, और जो वाई एक्सिस के अलोंग आया है उसको हम क्या बोलेंगे ई वाई। अच्छा, ई एक्स को हम क्या लिखेंगे, ई एक्स को लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और उसके साथ में अगर ये थीटा इस साइड से है, मतलब प्लस, मतलब एक्स एक्सिस से बना हुआ है ना, तो हम यहाँ पे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ई वाई लिखेंगे
तो यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो एंगल है, अगर आपको ये वेक्टर्स दिए हुए हैं और ई भी दिया हुआ है, आपसे कहा जाए कि ये एंगल पता करो, ये एंगल कितना होगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई वाई बाई ई एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है देखो, कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिवाइड कर दिया ई एक्स ई वाई में, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ई का नेट मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, वो क्या था, वो कंपोनेंट्स का, देखो ई वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई एक्स आई कैप, ई एक्स ये है और साथ में इसकी डायरेक्शन मैंने आई कैप से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, प्लस ई वाई जे कैप, साथ में इसकी डायरेक्शन जो वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है वो होती है वाई कैप, जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होती है वो होती है आई कैप। अब मुझे इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है, और साथ में मैं अगर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा करूंगा तो वहाँ पे जो थीटा होगा, तो ये वाला जो थीटा है ना, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा और कॉस 90 वहाँ पे 0 होता है, तो इसलिए ये इतना ही फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ये दोनों आप चीज़ें याद रखेंगे, और जो एंगल है वो निकालना हुआ तो वो आप उसके लिए ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे 2D के केस में, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2D के, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 3D में लिखिए, 3D में लिखना हुआ तो कैसे करेंगे, सपोज देखो ये मेरा 3D में है ना, 3D में मैंने एक नया वेक्टर बनाया जो कि है मेरे पास इस तरीके से, कैपिटल ई, ठीक है, ये एक वेक्टर है। अब ये है ये इसको मैंने माना एक्स एक्सिस, इसको मैंने माना वाई एक्सिस, इसको मैंने माना जेड एक्सिस, तो ये जो देखो इस तरीके से है, ये है ना, ये इस तरीके से मानो इसको, ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, और ये इधर बाहर की तरफ, ये जो है ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस है ना। अब मुझे क्या करना है, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस तरीके से, ये आपको लग रहा है कि ऐसे दिया हुआ है लेकिन ये एक्चुअली में ऐसे है, तो ऐसे होगा, तो एक्स एक्सिस से इसका कुछ एंगल बनेगा, वाई एक्सिस से इसका कुछ एंगल बनेगा, जेड एक्सिस से इसका कुछ एंगल बनेगा। तो सपोज ये वाला जो मेरा एंगल है, ये वाला एंगल मैंने अल्फा, ये वाला एंगल मेरा बीटा, और ये वाला एंगल मेरा गामा है अगर, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में मुझे इसको क्या करना हुआ, अगर मुझे इसको इन कंपोनेंट्स में डिवाइड करना हुआ तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा जैसे हमने पीछे किया था। ये हो गया एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ये हो गया वाई एक्सिस का लॉन्ग, और ये हो गया जेड एक्सिस का लॉन्ग। इसको मैं क्या बोलूँगा, ई एक्स, इसको मैं क्या बोलूँगा, ई वाई, इसको मैं क्या बोलूँगा, ई जेड। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई को लिखूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा ई एक्स, एक्स डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन, प्लस वाई कैप, वाई एक्सिस में उसकी डायरेक्शन, प्लस ई जेड, और जेड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझको निकालना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस और ये जो एंगल, ये जो वेक्टर है ई, इसके बीच में जो एंगल है अल्फा वो कैलकुलेट करिए, तो आप कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा, आप क्या करेंगे, ई एक्स डिवाइडेड बाई ई, मतलब ई एक्स वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर देंगे इसके टोटल मैग्नीट्यूड से, तो आपको टेन अल्फा मिल जाएगा, और टेन अल्फा से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको टेन बीटा कैलकुलेट करना हुआ तो आप क्या करेंगे, ई वाई डिवाइडेड बाई ई। अगर आपको गामा कैलकुलेट करना हुआ तो आप करेंगे टेन गामा इक्वल्स टू ई जेड डिवाइडेड बाई ई, ठीक है।
आई होप आपको ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल दैट मेक्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो आई कैप और जे कैप है, आई कैप और जे कैप है, तब हमारे पास वो 2D मतलब एक प्लेन में वेक्टर दिया हुआ होता है। सपोज ये मेरा एक्स वाई प्लेन, ये वाई है, ये जेड है, तो मेरा जो वेक्टर दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये ई वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। सही है। अब यहाँ से इसने क्या क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ई एक्स क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो देखो आई कैप के साथ में जो फैक्टर है वो 3 है, और ई वाई जेड जे कैप के साथ में जो फैक्टर है वो 4 है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस ई वाई की वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 एंड 16, ये आ गया 25 और ये आ गया 5। ठीक है, और साथ में हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट एंगल दैट मेक्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला एंगल। अगर ये एंगल अल्फा या थीटा या बीटा जो भी आपको मानना हुआ है ना, अगर ये अल्फा है तो आप इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, tan अल्फा ई एक्स डिवाइडेड बाई जो टोटल मैग्नीट्यूड आया वो, मतलब 3D के केस में भी वो सही है और वो 2D के केस में भी सही है। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ई एक्स क्या है हमारे पास 3, और ई क्या है, देखो साइन के साथ में रखना है आपको, ई एक्स हुआ या कैपिटल ई हुआ, तो ई एक्स है आपके पास प्लस का 3 और ई कितना आया 5। यहाँ से आप इसको अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू 3/5, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 3/5। ये आपका आंसर आ गया, और एक ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने निकाला। साथ में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ में किस तरीके से वेरी करता है वो हमने देखा। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हुआ या किसी एक्सेस से उसका एंगल कैलकुलेट करना हुआ वो हमने कैलकुलेट किया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस जो ये भी जो ये सारी वीडियोज़ हैं एक प्लेलिस्ट में हमने इसको एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे हम सारी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप ये सारी वीडियोस को एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।